नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूं सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और सभी की तैयारी एक बेहतर दिशा में लगातार जारी होगी। ठीक है, आप सभी के अच्छे भविष्य के लिए, स्वर्णिम भविष्य के लिए हम दिल से कामना करते हैं और इच्छा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, किसी के बहकाव में ना आए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए और अपने कर्तव्य पर लगातार अडिग रहे। मेहनत का फल जरूर मिलता है, किसी भी दिशा में मिले, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की कक्षा। बच्चों, आज की क्लास जो स्टार्ट होगी वो हम लोग मौलिक अधिकार को लेकर कर रहे हैं। किसको? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार किस तरीके से विश्व में आए, मौलिक अधिकार कैसे कैसे विकसित हुए, कैसे मौलिक अधिकार अमेरिका यानी पहले ब्रिटेन, फिर से होते हुए फ्रांस, अमेरिका, भारत पहुंचे, कैसा उनका विकास क्रम है, वो हम बातें इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो को देख सकते हो, उसको बहुत डिटेल में मैंने उसमें बातें बताई हैं। आज स्टार्ट करते हैं भाग 3 के अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। ये दोनों अनुच्छेद ऐसे हैं बच्चों, आप जानते भी होंगे, इन पर चर्चाएं बहुत कम होती हैं। मतलब यह कहने का कि अनुच्छेद 12 पढ़ते तो हैं, बस क्या पढ़ा कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन दिया गया है, यानी न्यायिक समीक्षा की बात करी गई है, जो कि हमने यूएसए से लिया है, पढ़ा और आगे बढ़ गए। लेकिन आज डिटेल में पढ़ेंगे पूरा अनुच्छेद 12 के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 12 क्या कहता है और अनुच्छेद 12 वास्तव में क्यों शामिल किया गया, और अनुच्छेद 12 में ही सबसे पहले राज्य की परिभाषा क्यों दी गई, इन सब टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। क्या अनुच्छेद 12 में ही राज्य की परिभाषा है पूरे संविधान में? नहीं बच्चों, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 12 के अलावा भी भाग 4 का अनुच्छेद 36, याद रखिएगा, अनुच्छेद 36 भाग 6 जो जिसे हम राज्य कहते हैं, जहां राज्य का उल्लेख हुआ है। और बच्चों ये डीपीएसपी है, डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। यहां के अनुच्छेद 36 में भी राज्य है और भाग 6 के अनुच्छेद 152 में भी राज्य की परिभाषा है। और ध्यान रखिएगा, वही परिभाषा जो भाग 12 में है वही परिभाषा भाग 36 में है, और वही परिभाषा क्या है? भाग 152। राज्य क्या है, राज्य कैसे काम करेगा, राज्य क्या होता है, वो सब भाग 6 में है। वास्तव में राज्य क्या है ये भाग 12 में बताया गया है, वो अनुच्छेद 12 में, भाग 3 में। भाग 3 अनुच्छेद 12 में भी राज्य है, भाग 4 अनुच्छेद 36 में भी राज्य है, और भाग 6 152 में भी राज्य है। तीनों जगह राज्य की परिभाषा है। राज्य होता क्या है, किसे राज्य कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देखो मैं आपको बताऊं डिटेल में। राज्य एक्चुअली, राज्य सब आया कहां से, सबसे पहले बात करते हैं इतिहास में जाके, राज्य कहां से आया। जब धीरे धीरे राजतंत्र बने, राज्य का तंत्र बना, पहले सभी चीजें अनुवांशिक थी। एक तरफ राजतंत्र था, एक तरफ जनता थी, बीच में अधिकारी तंत्र होते थे। जनता और राज्य यानी अधिकारी तंत्र और ऊपर का जो राजतंत्र है, उनके संपर्क सूत्र थे अधिकारी तंत्र। अब जनता का राजा से यानी जो राज्य, जो पूरा का पूरा स्टेट है, उसका संबंध कैसा हो, ये राज्य और नागरिक यानी राज्य और व्यक्ति के संबंधों की बात है। तो राज्य सब तो प्राचीन काल की देन है। राज्य वास्तव में कैसे आया, राष्ट्र कैसे बना, ये तो इतिहास का विषय है, इसमें संविधान में हम शामिल नहीं करेंगे। उससे हम केवल अपने लिए जो विशेष सामग्री है इतिहास से वही लेंगे। किसी भी राज्य के बच्चों 4 अंग माने जाते हैं। सबसे पहला होता है भूभाग। भूभाग ये किसी भी राज्य का अंग हो सकता है। दूसरा अंग होता है बच्चों जनसंख्या। क्या होता है? जनसंख्या। तीसरा होता है बच्चों शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था ये राज्य के 3 अंग हैं।
चौथा अंग राज्य का है संप्रभुता। संप्रभुता सेवर्निटी बोलते हैं इसको, सेवर्निटी संप्रभुता। ये दो तरह की होती है, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। देखिए आप, भूभाग, किसी भी राज्य के लिए भूभाग का होना अनिवार्य है। क्या है? भूभाग का होना बच्चों अनिवार्य है, यानी क्षेत्रफल होना चाहिए, कोई भूभाग होना चाहिए, उस भूभाग पर कुछ जनसंख्या हो, यानी कुछ पब्लिक, कोई जनता रहती हो, पब्लिक रहती हो। क्या अंतरिक्ष में कोई राज्य है? नहीं है ना, अंतरिक्ष में कोई राज्य नहीं है। या कह लीजिए आप मंगल ग्रह पर कोई राज्य है क्या? भूभाग तो है पर जनसंख्या नहीं है ना। तो राज्य का अनिवार्य अंग पहला भूभाग, दूसरा क्या? जनसंख्या। तीसरा अंग क्या है? शासन व्यवस्था। जहां शासन व्यवस्था नहीं होती वहां भी राज्य अस्तित्व में नहीं माना जाता। कैसे नहीं माना जाता बताओ। अगर जनसंख्या भी है और क्षेत्रफल भी है, लोग भी है, रह भी रहे हैं, जंगल में लोग रहते हैं। जब तक आदिवासी लोग थे जंगलों में ही रहा करते थे, केवल कोई शासन व्यवस्था नहीं थी। कबीलाई समाज तो बाद के डेवलप हुआ, कबीलाई समाज की अपनी व्यवस्था थी, अपना सिस्टम था। हम कबीलाई समाज से हम पीछे जाएंगे और पीछे, तो हमको कोई तरह का शासन तंत्र दिखाई नहीं पड़ता है। तो यह भी जरूरी है राज्य के लिए। और चौथा क्या है? संप्रभुता, यानी ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो। अगर ये नहीं है तो वो राज्य नहीं है। यहां पर राज्य का मतलब देखिए, ध्यान रखना आप, यहां पर जो राज्य मैं आपको कह रहा हूं, यहां पर राज्य का मतलब देश से है, राष्ट्र से। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों आ गई राज्य में। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें सब कुछ आएगी राज्य में, यानी देश में। इसे हम सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकार। सरकार मतलब होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों मिलकर ही क्या वास्तव में सरकार है। क्योंकि कार्यपालिका दो तरह की है, एक स्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में सारा प्रशासनिक तंत्र आता है, जो आपके डीएम है, एसडीएम है, जो भी प्रशासनिक मशीनरी है, वो सारा हमारा स्थायी कार्यपालिका में आता है। अस्थायी कार्यपालिका में अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री वगैरह ये सब उसमें शामिल हैं। हम राज्य की बात करें तो राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, ये सब कार्यपालिका का अंग है। ये अस्थायी कार्यपालिका, क्योंकि 5 वर्ष के लिए होते हैं। 5 वर्ष द्वारा कोई आए, कैसे आए, सिस्टम क्या है, वो सब जानते हैं आप। लेकिन स्थायी कार्यपालिका, अगर एक डीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार है, पटवारी है, तो वो पूरे काल के लिए नियुक्त होता है। जब तक रिटायरमेंट की एज है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। ये वो होते स्थायी कार्यपालिका। दोनों अंतर समझ के होंगे। तो सरकार का मतलब ये होता है, ये तीनों बातें देख लो, भूभाग, जनसंख्या, शासन व्यवस्था और संप्रभुता। ये तीनों राज्य के अनिवार्य, यानी राष्ट्र के अनिवार्य अंग। हमारे उत्तर प्रदेश में भूभाग भी है, जनसंख्या भी है और शासन व्यवस्था तो स्ट्रॉन्ग है ही। योगी बाबा, बुलडोजर बाबा है, तो शासन व्यवस्था है नहीं, स्ट्रॉन्ग शासन व्यवस्था है। ध्यान गया, आने वाले कुछ समय में ऐसी एक रिपोर्ट आएगी, पक्का आने वाली है, जो यह सिद्ध करेगा कि 28 के 28 प्रांत और 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे उच्च शासन व्यवस्था जो है इस समय उत्तर प्रदेश की है। लॉ एंड ऑर्डर और जो चीजें हैं वो उत्तर प्रदेश जैसी फिलहाल कहीं दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग है। संप्रभुता नहीं है योगी जी की, क्योंकि योगी जी भी वो काम करेंगे जो मोदी जी कहेंगे। हमारा देश संप्रभु राष्ट्र है, हमारे जो केंद्र है वो संप्रभु है। वो अपने आंतरिक निर्णय लेने और बाहरी निर्णय लेने में पूर्णतः संप्रभु है। अभी जैसे अग्निपथ योजना चली है, अग्निपथ योजना अगर सरकार वापस लेती है तो सरकार की जो आंतरिक संप्रभुता है वो खंडित होती है, वो होती है बाधित। किसान कानून लिए, निश्चित रूप से इसका प्रभाव सरकार के निर्णय क्षमता पर पड़ता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी छवि धूमिल होती है कि कैसे प्रधानमंत्री अपने देश के अंदर निर्णय लेते हैं और लागू ही नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रधानमंत्री, मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री पद की बात कर रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री है देश का, बताइए। लागू निर्णय लिया और लागू नहीं कर पाया। चलिए,
तो संप्रभु राज्य नहीं होते। हमारे यहां जो स्टेट्स हैं वो संप्रभु नहीं है। हमारे जो संघ है, जो केंद्र है, वो संप्रभुता है, और संप्रभुता भी जनता में निहित है। तो चारों अंग हमारे राष्ट्र के अंग है। यहां हम राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। उसे हम जो स्टेट बोलते हैं बच्चों, प्रांत होता है। वो क्या होता है? प्रांत। उसे प्रांतीय सरकारें बोलते हैं, उसे प्रोविंशियल बोलते हैं। यहां पर स्टेट का मतलब राष्ट्र से और देश से मतलब है। ये चारों अंग किसी भी राज्य के अनिवार्य अंग होते हैं। अब भाग जो अनुच्छेद जो 12 है, इसमें क्या है? अनुच्छेद 12 ये कहता है कि भारत के अंदर कोई भी जो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, ये सब सरकार के अंग हैं, ये सब राज्य हैं। कोई भी ऐसी संस्था जो संसद ने बनाई हो, खुद संसद, खुद यानी जो हमारी संसद है, विधानमंडल, हमारी विधानसभाएं, विधान परिषद, सब राज्य हैं। और संसद और विधानमंडल द्वारा बनाए गए संस्थाएं या विभिन्न अधिनियमों द्वारा बनाई गई संस्थाएं सब स्टेट्स हैं, राज्य हैं। सब क्या है? स्टेट्स हैं, यानी सब राज्य हैं। कैसे? देखो, अनुच्छेद 12 ये कहता है कि भारत के अंदर 4 प्रकार के राज्य हैं। एक तो भारत सरकार खुद, भारत सरकार में मैंने आपको बता दिया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब आगे, और संसद, और संसद भी लिख लो, आपको आसानी रहेगी समझने में। ये भी क्या है? सरकार है। दूसरा राज्य सरकार, राज्य सरकार, और विधानमंडल। विधानमंडल की बात हो रही है, विधानसभा की बात नहीं हो रही है, विधानमंडल की बात हो रही है। नंबर 3 स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, प्राधिकारी, बताऊंगा अभी क्या होता है। नंबर 4 अन्य प्राधिकारी, बहुत सारे बच्चे प्राधिकारी का अर्थ नहीं समझते होंगे। प्राधिकारी क्या होता है बच्चों? प्राधिकारी का मतलब है, प्राधिकारी का अर्थ है कि ऐसी कोई भी संस्था जिसको संसद ने अधिनियम बनाकर बनाई हो, या किसी अधिनियम के तहत विनियम बनाकर बनाई हो, आदेश से बनाई हो। जैसे ना योजना आयोग था आपका, योजना आयोग, योजना आयोग अधिनियम वाला से नहीं बना था, जैसे नीति आयोग है, वो भी अधिनियम से नहीं बना है, वो केवल मंत्रिमंडलीय आदेश के द्वारा बना है। तो ऐसी कोई भी संस्था जिसको सरकार ने अधिकृत किया हो, जिसको सरकार ने अधिकार दिया हो कोई कार्य करने का, और वो खुद अपने आप में राज्य कहलाएगा, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी, मतलब उससे प्राधिकारी बोले। इसमें जैसे पंचायत व्यवस्था है, जिला परिषद है, जिला बोर्ड है, नगर निगम, नगर पालिकाएं, वो सब किस में आएंगे? वो स्थानीय प्राधिकारी में आएंगे। किस में आएगी? स्थानीय प्राधिकारी में आएगी। याद रहेगी बात, वो सब किस में आएंगे? स्थानीय प्राधिकारी में आएंगे। यानी कोई भी ऐसी संस्था जो सरकार ने बनाई हो, निजी व्यक्ति की ना हो। हालांकि हमारे मौलिक अधिकार, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 23 और 24, ये राज्य के साथ साथ व्यक्ति के विरुद्ध भी हैं। लेकिन यहां पर राज्य मतलब जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, उस राज्य से बात हुई है सारी की। यानी भारत सरकार की कोई भी संस्था हो जो भारत सरकार ने बनाई हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार ने बनाए, संसद के अधिनियम से बने, ओएनजीसी, एलआईसी, जीआईसी, ये सब कंपनी अधिनियम के तहत बनी है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ट्राई, जितनी भी संस्थाएं
ये सब संसद ने किसी न किसी अधिनियम के तहत बनाई है। जैसे आपका सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आईआरडीए है, बीमा क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए, ट्राई है, टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। वो सब भारत सरकार और संसद ने तो बनाई है, पता ना। तो क्या है, वो सब राज्य हैं, यानी वो ये संस्थाएं भी आपके अधिकार का आनंद नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट जो भी ना, जिसमें आपको बताते हैं स्कूल होते हैं, उदाहरण के तौर पर देते हैं, स्कूल कई तरह के होते हैं। एक होते हैं राजकीय स्कूल। राजकीय स्कूल 100% सरकारी होते हैं, सारा स्टाफ सरकारी होगा, सब कुछ सरकार का ही चलेगा, मैनेजमेंट वगैरह सब सरकार का होगा। तो राज्य के स्कूल तो भारत सरकार के पूर्णतः बने हुए हैं। एक होते हैं जिसे बोलते हैं शासकीय स्कूल या सहायता प्राप्त स्कूल। शासकीय स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें दो तरह की चीजें होती है। एक हिस्सा वो होता है जो मैनेजमेंट देखता है, और मैनेजमेंट प्राइवेट होता है, प्रबंधन होता है ना। एक मैनेजर साहब नाराज हो रहे हैं, तो मैनेजर मतलब जो प्रबंधन का मुखिया होता है, प्रबंधक बोलते हैं उसको, तो उसमें मैनेजमेंट होगा 8 लोग 10 लोगों का, 8 10 जितने होते हैं, 9 10 12 कितने होंगे। तो उस मैनेजमेंट में कौन लोग होंगे? मैनेजमेंट में वो होंगे या तो जिन लोगों ने मिलकर कोई जमीन खरीदी हो, स्कूल खोला हो, सरकार से मान्यता प्राप्त करी हो, और फिर सरकार से सहायता करने के लिए अनुरोध किया हो। तो उस स्कूल में कुछ अध्यापकों की नियुक्ति जो करेगा वो सरकार करेगी, कुछ की जो नियुक्ति करेगी वो जो मैनेजमेंट है वो करेगा। तनख्वाह सभी को गवर्नमेंट देगी। कौन देगी? गवर्नमेंट। लेकिन स्कूल कैसे चलना है, कैसे बच्चों के एडमिशन होने, क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सब मैनेजमेंट देखता है। कौन देखता है? मैनेजमेंट। तो ये भी क्योंकि सरकार की सहायता आ रही है तो राज्य है। आपके मौलिक अधिकार का हनन वो स्कूल भी नहीं कर सकता। धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि स्कूल की सहायता, स्कूल को सरकार सहायता प्रदान कर। ठीक है, अच्छा। यानी कोई भी संस्था जो सरकार ने बनाई हो, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट, संसद ने बनाई हो, किसी ने बनाई, वो हमेशा क्या होगी? वो स्टेट होगा, राज्य होगा। इसे मैंने आपको बता ही दिया। जिला पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जो भी हो, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर बोर्ड, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, सब क्या है ये बच्चों? ये सब स्थानीय प्राधिकारी है। अन्य प्राधिकारी में क्या आएगा? अन्य प्राधिकारी। अन्य इसलिए बोला गया इसको, अन्य इसलिए शब्द आया है कि जो अन्य है, जो संसद ने बनाया, समझना आपको, बीपीसीएल, एचपीसीएल, जीआईसी, ये सब किसमें आते हैं? अन्य प्राधिकारी। न्यायालय भी स्टेट है, लेकिन कब? हालांकि न्यायालय है ना, न्यायालय जब निर्णय देता है, न्यायालय जब निर्णय देता है तब वो स्टेट नहीं है, तब वो राज्य नहीं है। जब मुख्य न्यायाधीश कोई निर्णय देते हैं या कोई भी न्यायाधीश जब कोई निर्णय देता है तो वो स्टेट नहीं है, वो राज्य नहीं है। क्यों नहीं है? मान लिया किसी ने या जज साहब ने मृत्युदंड दे दिया, आपने उसके खिलाफ केस कर दिया कि मुझे क्यों मृत्युदंड दिया, आपने मेरे मौलिक अधिकार का हनन किया। नहीं, कि जज को, न्यायाधीशों को न्याय निर्णय देते समय राज्य नहीं माना जाता, ठीक ना। अच्छा, लेकिन जब कोई मुख्य न्यायाधीश किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है या नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है, तब उस सलाह को हम तर्क के आधार पर उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो सलाह सही थी या गलत थी। वहां पर वो राज्य है, वहां पर क्या वो राज्य। पर जब वो न्यायिक निर्णय देगा तब वो राज्य नहीं है। इससे सभी न्यायालय किस में आते हैं बच्चों? इसलिए सभी न्यायालय राज्य में नहीं आते। केवल तब राज्य में आते हैं कोई न्यायालय जब उसका मुख्य न्यायाधीश क्या करता है बच्चों? किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने में सलाह देता है, तब वो राज्य है। ये तो राज्य नहीं है। जैसे बात बीसीसीआई राज्य नहीं है, राज्य नहीं है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बंधन बैंक, ये राज्य नहीं है बच्चों। भले ये आरबीआई के तहत बने अनुमति दियो, पर आरबीआई खुद राज्य है। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राज्य है। जीआईसी राज्य है, क्योंकि सब एक विशेष कंपनी अधिनियम के तहत इनका गठन हुआ है। ये सब क्या है?
ओएनजीसी तो पहले ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन था बच्चों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन था। अब कॉर्पोरेशन बना है निजीकरण के बाद, 1990 के दशक के बाद, एलपीजी लागू होने के बाद बना है। तो ये सब समझ गए क्या राज्य है क्या राज्य नहीं। ठीक है बच्चों, अब राज्य क्या है मैंने आपको बता ही दिया। कोई भी जैसे पुलिस है, पुलिस भी तो राज्य है। पुलिस भर्ती बोर्ड, रेलवे बोर्ड, ये सब राज्य हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड आपके अधिकार का हनन नहीं कर सकता, तभी तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाते हो, उसके खिलाफ आप धरना देते हो कि वो स्टेट है, राज्य है वो। ऐसे रेलवे भर्ती बोर्ड भी क्या है, राज्य है, उसके खिलाफ आप जा सकते हो, स्टेट है वो, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हो। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप केस दायर कर सकते हो कि वो राज्य है, वो स्टेट है। पर बीसीसीआई, ठीक ना, और आपको बता दो आपको ये क्या नाम बीसीसीआई हो गया, और एक संसदीय मंच होता है, संसदीय मंच, वही बच्चों राज्य नहीं है। एलआईसी राज्य है, जीआईसी राज्य है, ट्राई राज्य है, आईआरडीए राज्य है, ठीक ना, ये सब क्या है राज्य है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी राज्य नहीं है। वक्फ बोर्ड राज्य नहीं है। राज्य नहीं है। वक्फ बोर्ड है ना, वक्फ बोर्ड जो सिया का वक्फ होता है ना, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये राज्य नहीं है। ये जब कोई चीज आदेश देते हैं तो इनके खिलाफ हम वो कार्यवाही नहीं कर सकते जो मौलिक अधिकारों का हनन होने पर होती है, कि राज्य नहीं है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम केवल उसी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं जो अनुच्छेद 12 में राज्य मानी गई है। पुलिस राज्य है, पुलिस भर्ती बोर्ड ये भी राज्य है, यूपी ट्रिपल एससी ये भी राज्य है, एसएससी सेंटर के स्तर पर राज्य है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी सब क्या है राज्य हैं, जिनके खिलाफ आप कोर्ट में अपील दायर कर सकते हो। मौलिक अधिकार का हनन होने के तहत अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत वो सब राज्य हैं। जिनके खिलाफ आप 32 के तहत नहीं जाओगे वो राज्य नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड ने या बीसीसीआई ने या एचडीएफसी ने या आईसीआईसीआई ने आपके अधिकार का हनन किया है तो आप अन्य तरीके से, अन्य चैनल से कोर्ट में जाओगे। उसके लिए कोर्ट में आप मौलिक अधिकार के साथ अपील नहीं कर सकते, क्योंकि वो राज्य नहीं है, वो राज्य नहीं है। उनके अगर उन्होंने आपका अधिकार का हनन किया है तो सामान्य कानूनी प्रक्रिया जो है उसके तहत आप कोर्ट में जाओगे। ये दोनों में अंतर हो गया। उम्मीद करता हूं ये अंतर समझ गए होंगे। अनुच्छेद 12 का राज्य क्या है और राज्य क्या नहीं है, बात समझ में आएगी आपको। किसे हम राज्य कहेंगे और किसे राज्य नहीं कहेंगे, ये दोनों बातें आप बच्चों याद रखनी चाहिए आपको। चलिए मैं एक बात देख लेता हूं, वो करता हूं। ठीक, आगे ले चला बना के क्या कैसे सर वो है जो आपने बेची थी आज। अच्छा भेजी तो है, फिर बैठ फिर बात करता हूँ थोड़ी। चलिए ठीक बच्चों, थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक तो हो जाना चाहिए बीच में। आप लोग भी तो बीच में ब्रेक लेते हो, हम भी तो ले सकते हैं ब्रेक बीच में, क्या दिक्कत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 12 हो गया हो, ठीक है बच्चों। आज अग्निपथ को लेकर बहुत जोर से चले कई दिन से। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है अग्निपथ पर, सुनाऊंगा आपको। बड़े शक्ति प्रेरणादायक कविता है। अग्निपथ, अग्निपथ जो चल रहा है लगातार, उसको लेकर बहुत दिनों संज्ञान में बात थी कि आपसे शेयर करो वो कविता। आप भी पढ़िए उस कविता। ऊर्जा शक्ति का स्रोत है ना। अगले ही वीडियो में मैं उसको आपके सामने पेश करने वाला हूं। चलिए अभी तो फिलहाल पढ़ने की बात करते हैं। अनुच्छेद 12 हो गया। अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है वही 36 में लागू होती है। कहां लागू होती है? 36 में लागू होती है। 36 डीपीएचपी है। राज्य को क्या क्या करना है वो सब बातें उसमें दे रखी हैं। राज्य अपने योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखे वो भाग 4 का हिस्सा है।
भाग 3 राज्य नागरिकों के लिए क्या चीज करेगा, उसको अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, वो भाग 3 का हिस्सा है। भाग 4 राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है, भाग 3 राज्य के लिए बाध्यकारी है, लागू करना ही पड़ेगा। ठीक, अब अनुच्छेद 13 देखते हैं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 वैसे तो बोलते हैं इसको न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन। सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब पुनः प्लस अवलोकन, यानी दोबारा से किसी चीज को देखना। बोलते नहीं, पुनर्विलोकन, 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 पुनः मतलब दोबारा से किसी चीज की जांच करना, दोबारा से किसी चीज को देखना। मान लिया आपने कोई किताब पढ़ी या कुछ समझ में नहीं आई, फिर दोबारा पढ़ो उसको, अब पुनर्अवलोकन कर रहा हूं उसका। तो दोबारा से किसी चीज की समीक्षा करना, दोबारा से किसी चीज को देखना, उसे बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। ये अनुच्छेद 13 में है। किसमें? अनुच्छेद 13 में। ये हिस्सा हमने लिया यूएसए से। कहां से लिया? यूएसए से। न्यायिक पुनर्विलोकन एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया है, मॉन्टेस्क्यू नामक एक फ्रांसीसी दार्शनिक हुआ। कौन? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू एक फ्रांसीसी दार्शनिक हुआ है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों की शक्ति अलग अलग होनी चाहिए। ये बात सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने कही थी और मॉन्टेस्क्यू की इसी बात को यूएसए ने अपने संविधान में शामिल किया है और वहीं से हमने लिया इसको। किसको? न्यायिक पुनर्विलोकन। यह अनुच्छेद 13 का भाग। ठीक, अनुच्छेद 13 के बच्चों 3 पार्ट हैं, वैसे तो 4 पार्ट हैं, लेकिन हम लोग अभी देखते हैं इसको 3 पार्ट में देखेंगे। देखो, अनुच्छेद 13 के 3 पार्ट। पहला पार्ट है बच्चों 13 फर्स्ट। ये क्या कहता है बच्चों? ये कहता है मौलिक अधिकारों से असंगत विधि, यानी भाग 3 से असंगत विधि। इसके अंदर का शामिल किया गया है संविधान पूर्व की विधियां, संविधान पूर्व की विधियां, यानी संविधान लागू होने से पहले की विधियां, संविधान लागू होने से पहले की विधियां। 13 का जो दूसरा पार्ट है बच्चों, उसमें है संविधानेतर विधि। क्या संधि विच्छेद बनेगा? संविधान प्लस उत्तर, यही तो बनेगा। संविधान प्लस उत्तर कौन सी संधि है बच्चों? संधि कौन सी होगी? एक ही मात्रा ही गुण संधि है। खैर चलिए, तो यह है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, यह है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल। प्री यानी पहले, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। ये पहले संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले की विधियां। ये 26 जनवरी 1950 के बाद की विधियां। किसमें? 13(2) में। 13(3) का जो पार्ट है बच्चों, इसमें क्या है बच्चों? इसमें है कि विधि क्या है, विधि क्या है, विधि क्या है, किसे विधि कहेंगे,
किसे कानून कहेंगे? ये भाग किसमें? 13(3) में है। 13(4) भी है जो इंदिरा गांधी जी ने 24वें संशोधन के द्वारा जोड़ा था। केशवानंद भारती के बाद वो हिस्सा है तो वैसे का वैसा ही, पर वो हिस्सा मूल संविधान में शामिल नहीं था। 13(4) में ये पाठ हम लिखा दूंगा आपको कि 13(4) में ये हिस्सा है कि संसद विधि बनाकर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यह अनुच्छेद 13(4) में है, पर ये मूल में नहीं था। ये 24वें संशोधन से 1971 में जोड़ा गया था। अब जो 13 के जो 3 पार्ट है ये हमको डिटेल में पढ़ने हैं। अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है, 13(2) क्या कहता है, 13(3) क्या कहता है। मोटा मोटी ये देख लो। अनुच्छेद 13(1) ये कहता है कि संविधान से जो पूर्व की विधियां हैं, ये संविधान लागू होने से जो पहले की विधियां हैं, वो विधियां संविधान लागू होने के बाद समाप्त नहीं होंगी। उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जहां तक वो भाग 3 के मौलिक अधिकारों से असंगत हो। यानी सीधे शब्दों में यह बात है कि अगर कोई कानून 1940 का बना हुआ है, 1930 का कोई कानून बना हुआ है, कोई कानून 30 का बना हुआ और वो कानून चल रहा लगातार, तो वो कानून चलता रहेगा। लेकिन अगर उस कानून का कुछ हिस्सा भाग 3 के मौलिक अधिकारों से संगत नहीं है, सुमेल नहीं है, यानी उसके अनुकूल नहीं है, भाग 3 के अनुकूल, तो वो हिस्सा समाप्त हो जाएगा। बाकी हिस्सा बचा रहेगा, पर वो हिस्से का जाएगा समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए ये 13(1) की बात है। हम इसको चलेंगे थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। 13(3) क्या कहते हैं? संविधान के बाद वाली विधियां पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल की विधियां हैं। संविधान लागू होने के बाद की विधियां हैं। यानी संविधान लागू जब होता है उसके बाद जो संसद विधि बनाती है, वो विधि कहां तक लागू होगी, कहां तक मेल खाएगी, शून्य होगी कि नहीं होगी, क्या होगी? 13(3) में, 13(2) में। 13(3) में क्या है? विधि है क्या? किसे कहेंगे विधि? क्या संविधान संशोधन भी विधि है या नहीं है? इसी बात पे तो घालमेल था, वही अनुच्छेद 13(4) है। चलिए अब एक एक को करके डिटेल में पढ़ते हैं। इसे आप जो लिख लीजिए अपने नोटबुक में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपकी इच्छा है, पर लिखे जरूर इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 13 का फर्स्ट पार्ट। 13 का फर्स्ट पार्ट में 2-3 बातें हैं जो पूछा गया। एक तो याद रखेगा, इसमें भूतलक्षी प्रभाव का सिद्धांत दिया हुआ है। दूसरा, इसी में आच्छादन का सिद्धांत दिया हुआ है। आच्छादन का सिद्धांत दिया हुआ है, भूतलक्षीय प्रभाव का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत। इसी में सुषुप्तता का सिद्धांत भी है। सुषुप्तता का सिद्धांत भी बताऊंगा अभी क्या होता है सुषुप्तता। देखो क्या है, अनुच्छेद 13(1) ये कहता है कि संविधान पूर्व की विधियां, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जहां तक कि वो भाग 3 के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। लेकिन उस विधि का जो हनन हो गया तो हो गया, यानी उस विधि का जो हिस्सा बच गया वो तो लागू रहेगा, पर जो विधि समाप्त हुई है उसका भी भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। यानी वो कानून शुरू से शून्य नहीं माना जाएगा। अगर 1940 में कोई कानून बना, दिल्ली पुलिस एक्ट है, वो 1947 से पहले का बना हुआ, यानी एक प्रकार से संविधान लागू होने से पहले का बना हुआ है। तो अगर 1940 में 42 में कोई कानून बना और वो कानून जो 40 में बना था वो 26 में 50 में लागू रहेगा, तो उसका कुछ हिस्सा जो है, मान ले भाई ये हिस्सा का 2 पार्ट जो है ये हमारे मौलिक अधिकारों के समानता के विरुद्ध है। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे पहले था कि नाइटहुड की जो उपाधि थी
या जो सर की उपाधि थी, उन व्यक्तियों को समाज में और सरकार की नजर में उच्च दर्जा प्राप्त था। यह कानून के तहत लाया गया सिद्धांत था। हमने कहा अब जब ये सिद्धांत लाया होगा तो इस कानून में और बहुत सारी बात शामिल होंगी। 1950 में यह कहा गया कि भाई इस कानून की जो 1940 में बना था, इस कानून की ये विधियां हमारे समानता के अधिकार से मेल नहीं खाती, तो ये विधियां यहीं की यहीं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। आगे फिर ये विधि क्या होगी, प्रभावी नहीं रहेगी। लेकिन इसका भूत लक्ष्य प्रभाव नहीं होगा। 1940 में बनी, बीच में कई लोगों को सर की उपाधि मिली, नाइटहुड की उपाधि मिली, तो हम उनसे उपाधि छीनेंगे नहीं। बात समझ गए, हम उनसे उपाधि छीनेंगे नहीं। अगर किसी को 1940 में नाइटहुड की उपाधि मिली है और 26 जनवरी 1950 तक उपाधि बनी रही है, 26 जनवरी 1950 के बाद हम ऐसी उपाधि किसी को नहीं देंगे, क्योंकि अनुच्छेद 18 हमें ऐसी उपाधियां देने से मना करता है। ठीक, तो ये 18 की बात होगी, तो की बात संविधान लागू होने के बाद की। इससे पहले जिसको दे दी गई उससे छीनेंगे भी नहीं, तो भूत लक्ष्य प्रभाव नहीं होगा। यानी भूत को लक्ष्य मानकर हम उसको प्रभावी नहीं मानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इसका भूत लक्ष्य प्रभाव ना मानते तो हम कहते कि ये शून्य होगी शुरू से विधि। अगर हम इसको 1940 से शून्य मानते तो 40 से लेकर 50 तक जिसको भी उपाधियां दी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, वो सब हमको छीननी पड़ती, और ये बात सही नहीं थी। तो संविधान सभा के लोग बहुत उच्च कोटि के लोग थे, बहुत अच्छी उनकी सोच थी। उसी सोच के तहत उन्होंने कहा कि ऐसी कोई विधि जो संविधान लागू होने के बाद अप्रभावी हो गई है, उसका भूत लक्ष्य प्रभाव नहीं होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। आच्छादन का सिद्धांत, ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक तो यह है कि किस पार्ट, किस अनुच्छेद में, 13(1) में है। दूसरा होता क्या है, आच्छादित करना मतलब किसी को कवर कर लेना, ढक लेना किसी को। बोलते हैं आच्छादन करना, किसी को ढक लेना, ऊपर से कवर कर देना किसी को, तो उसे बोलते हैं आच्छादन करना, कवर कर देना किसी को। तो आच्छादन का सिद्धांत संविधान लागू होने से पहले की विधियों पर भी लागू है, और संविधान लागू होने के बाद जो पोस्ट और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है उन दोनों पर लागू है। इस पर एक्चुअली बहुत विवाद रहा है। 1970-71 तक विवाद चलता रहा कि क्या आच्छादन सिद्धांत संविधान पूर्व की विधियों पर लागू है कि संविधान के बाद की विधियों पर भी लागू है। लेकिन यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक निर्णय में स्पष्ट स्थापित कर दिया है कि आच्छादन का सिद्धांत जो है वो संविधान के लागू होने से जो पहले की विधि है उस पर भी लागू है, और संविधान लागू होने के बाद की जो विधि है उस पर भी लागू। क्योंकि संविधान जब देखो, आच्छादन मतलब होता है किसी को ढक लेना। कैसे, संविधान लागू होने से पहले जो विधि रही होगी, मैंने बताया आपको, उसका वो भाग शून्य हो गया। क्या मान लिया हमने, शून्य मान लिया, कि जो संविधान से संगत नहीं खाता है, जो मौलिक अधिकार से असंगत है, उससे मेल नहीं खाता। तो हमने कहा कि, लेकिन हमने नहीं कहा, हमने कहा इसको ढक दिया गया। क्या कर दिया, इसको ढक दिया। ये सुषुप्त अवस्था में पहुंच गया। कैसे पहुंच गया, सुषुप्त अवस्था में पहुंच गया। यानी अब जैसे मतलब डोरमेंट ज्वालामुखी बन गया, सुषुप्त हो गया, हमेशा के लिए शांत हो गया। तो लेकिन जैसी आवरण हटेगा ये सक्रिय भी हो सकता है। कैसे, देखिए, आच्छादन का सिद्धांत यह कहता है कि वो जो कानून है हमारा, जो संविधान लागू होने के बाद हमारे संविधान से मेल नहीं खाता, हमारे मौलिक अधिकार से मेल नहीं खाता, वो कानून अब असंगत हो गया, शून्य हो गया। हमने कहा 26 जनवरी 1950 से पहले वो शून्य नहीं था, वो शून्य नहीं था। इसको बोला हमने आच्छादन का सिद्धांत। क्या बोला, आच्छादन का सिद्धांत 26 जनवरी 1985 का होगा, बिल्कुल शून्य होगा। ये तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। वो ढक लिया किसने, हमारे मौलिक अधिकारों ने हट लिया। अगर मान लिया हम भविष्य में आके 50 साल बाद, 100 साल बाद ऐसा कानून बना दें कि भाई भाग 17 के 18 के तहत हम एक बार फिर से अपने समाज में कुछ उपाधियां बांटने वाले हैं, तो फिर लागू नहीं हो जाएगा दोबारा से वैसे, तो आवरण हट जाएगा। आवरण क्या होगा, हट जाएगा। ये इसका आचरण सिद्धांत हुआ। अब जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान लागू होने के बाद जो विधि है वो उस पर आते हैं। वो 13(2) में है। वो किस में, 13(2) में है। सुषुप्त का समय आपको बता ही दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी यही है, आच्छादन का सिद्धांत। यानी वो सुषुप्त अवस्था में चला गया, वो पार्ट अब लागू नहीं होगा।
ठीक, चलिए ये 13(1) का पार्ट है। 13(2) अनुच्छेद 13 का दूसरा पार्ट, 13 का दूसरा पार्ट, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधानेतर विधि। कैसी विधि? संविधानेतर विधि, संविधान के बाद की विधि, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जो विधि बनी, के बाद जो विधि बनी, जो कानून बने, उनके लिए 13(2). इसमें 2 सिद्धांत निकल कर आते हैं। एक तो सिद्धांत इसमें आता है बच्चों पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत मैंने आपको बताया भी, आच्छादन का सिद्धांत, कि दोनों के लिए है। उल्लेख 13(1) में है, उल्लेख क्या है 13(1) में, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब यह सिद्धांत दोनों में लागू होगा, संविधान से पहले की विधियों पर भी और संविधान लागू होने के बाद की विधि पर भी। कैसे? जो कोई भी विधि, या वो विधि संसद बनाए, कोई विधानमंडल बनाए, किसी अधिनियम के तहत प्रत्ययोजन विधान के द्वारा कोई अधिकारी बनाए, कोई नगर पंचायत बनाए, कोई जिला पंचायत, नगर बोर्ड, नगर निगम बनाए, वो कोई भी विधि मौलिक अधिकारों से अगर असंगत है, मेल नहीं खाती है, तो वो विधि पूर्णतः शून्य हो सकती है, पूर्णतः शून्य हो सकती है। यदि उस अधिनियम में सारी बातें ही मौलिक अधिकार को हनन कर रही हैं, तो पूरा विधान, पूरा विधि, पूरा कानून शून्य हो जाएगा। या फिर अगर कोई बड़ा कानून है, उसमें बहुत सारे क्लॉज हैं, मान लिया सरकार ने कोई कानून बनाया, जैसे आरटीआई एक्ट था, तो आरटीआई एक्ट में तो बहुत सारी धाराएं हैं, 100 से अधिक धाराएं हैं। अगर उन 100 धाराओं में 10 धाराएं ऐसी हैं जो मौलिक अधिकार से मेल नहीं खाती, जो मौलिक अधिकार की शक्ति को छोटा करती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उन 10 धाराओं को आरटीआई से हटा सकता है, आरटीआई से हटा सकता है। आपको पता भी होगा, ऐसी एक धारा को निष्क्रिय किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, आरटीआई एक्ट की जो धारा है, वो एक श्रुति सिंघल के नाम से कोई केस था, श्रुति सिंघल बनाम भारत सरकार केस था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस धारा को निष्क्रिय मान लिया। यानी अगर किसी पूरे संविधान का एक हिस्सा, एक धारा, 10 धारा हमारे मौलिक अधिकार से मेल नहीं खाती है, तो उसको अलग कर देगा, है ना, उसका क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। यानी 2 हिस्से हो जाएंगे हमारे संविधान के, उसके अधिनियम के। एक हिस्सा हो जाएगा वैध और एक हिस्सा हो जाएगा बच्चों अवैध। वैध में मान लिया 10 धाराएं हैं, कितनी है, 10 धाराएं, 90 धाराएं, मतलब ओ अच्छा, यहां हमारे 90 धाराएं हैं और यहां कितनी है, 10 धाराएं। तो हम उसको पृथक पृथक कर लेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट 100 धाराओं का अध्ययन करेगा, तो उन 100 धाराओं में उसने ये देखा, 100 धाराओं में 100 की 100 धाराएं ही क्या है बच्चों, संविधान के अनुकूल नहीं है। या अगर जो ये अधिनियम लाया गया है, इसका जो मूल उद्देश्य है, जो मूल उद्देश्य है, वो संविधान के मौलिक अधिकार के अनुकूल नहीं है, तो पूरा अधिनियम समाप्त, पूरा कानून ही समाप्त कर देगा सुप्रीम कोर्ट। और अगर कुछ ऐसी धाराएं हैं जो संविधान से के अनुकूल हैं, वो तो वैध मानी जाएंगी। क्या होंगे, वैध। जो अनुकूल नहीं है संविधान के, वो अवैध मानी जाएंगी, उन हटा ली जाएगी। वो उनको अवैध मान लिया तो उनको हटा दिया जाएगा और 90 धारा ही वैध मानी जाएगी। यानी उस कानून की केवल 90 धारा ही लागू होंगी। इसे बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, कि दोनों चीजों को अलग अलग कर लेंगे। कौन सी धाराएं संविधान के भाग 3 से मेल खाती है, कौन सी मेल नहीं खाती। जो मेल खाती है वो वैध हो जाएंगी और जो मेल नहीं खाती वो अवैध हो जाएंगी, उनको हटा दिया जाएगा। अगर मौलिक उद्देश्य ही ऐसा है जो संविधान के अनुकूल नहीं है ना, तो उस पूरे अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर सकता है। यह बताया मैंने आच्छादन का सिद्धांत, यानी ढकने का सिद्धांत।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार के दो तरह के हैं। एक तो अधिकार ऐसे जो केवल व्यक्ति को प्राप्त है, एक ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। किसको? नागरिकों को। एक्चुअली जो मौलिक अधिकार नागरिक को प्राप्त है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, यानी किसी अनागरिक, कोई विदेशी व्यक्ति जो नागरिक नहीं है भारत का, उससे वो प्राप्त नहीं है, उसके लिए आच्छादन का सिद्धांत लागू नहीं होगा कि हमारे मौलिक अधिकार हमारे नागरिकों के लिए है, हमारे नागरिकों के लिए है। से आरटीआई एक्ट है, ये भारतीय नागरिक के लिए है। कोई विदेशी आ जाए, अगर जी मुझे लिख कर दो प्रधानमंत्री क्या क्या काम करते दिन भर, हम नहीं देंगे, मना कर देंगे कि आपके लिए नहीं है। तो हमने कहा कि पूर्णतः शून्य नहीं होने का। अगर हम उसको मानते क्या, अब पूर्णतः शून्य हो गया भाई। जो ये 10 धाराएं थी, मैंने कहा ये 10 धाराएं जो थी ये इसलिए थी, 10 धाराओं में एक धारा ये थी, अब भारत में आरटीआई का अधिकार किसी विदेशी व्यक्ति को भी प्राप्त है, यानी कोई भी विदेशी आकर किसी भी सरकारी कार्यालय से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं भाई, क्योंकि आरटीआई जो एक्ट है, जो आरटीआई कानून है, वो अनुच्छेद 19 का पार्ट माना गया है। अरे केवल किसके लिए? भारतीय नागरिक के लिए है, ताकि ये अधिकार व्यक्ति को नहीं मिल सकता। ये केवल किसके लिए रहेगा? ये केवल अधिकार नागरिक के लिए है, तो नागरिक के लिए तो रहेगा, अब रहेगा। पर अगर हम कहते कि नहीं भाई विदेशी को प्राप्ति तो इसमें शून्य है, तो नागरिक के लिए भी शून्य हो जाएगा। अगर हमने कहा विदेशी को प्राप्ति तो नागरिक के लिए भी शून्य हो जाएगा, पर नागरिक के लिए शून्य नहीं होगा। यानी ये मतलब है कहने का कि आच्छादन हो जाएगा, और जैसे अगर नागरिक है तो भाग जो 10 अवैध धाराएं थी वो लागू नहीं मानी जाएंगी, अगर व्यक्ति है तो लागू हो जाएंगी। सुनिए, अगर जो धाराएं अवैध थी और किसी नागरिक के ऊपर वो लागू होती हैं तो वो अवैध है, वो लागू नहीं होगी। और अगर वो धारा किसी व्यक्ति पर होती है, कोई नागरिक है, कोई विदेशी है, तो एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है ना? आच्छादन का सिद्धांत, अब जब चाहो ढक लो, जब चाहो क्या कर दो, हटा दो। ये तो आच्छादन है, अब ढक भी लिया और हटा भी दिया। इसलिए कहा गया है कि आच्छादन का सिद्धांत संविधान से पहले की विधि और संविधान के बाद की विधि दोनों पर लागू होता है। उम्मीद करता हूं दोनों बातें समझ गए, पृथक्करण भी अलग अलग करना और आच्छादन का सिद्धांत भी समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 का 3, अनुच्छेद 13 का तीसरा पार्ट, इसमें यह कहा गया है कि ये बताइए विधि क्या है। विधि क्या है? विधि क्या है? क्या है कानून? क्या है विधि? किसे कहेंगे विधि? क्या है विधि? देखो, अनुच्छेद 13 के तीसरे पार्ट में यह कहा गया है संसद द्वारा, विधानमंडल द्वारा बनाए गए कोई भी अधिनियम, विनियमन, आदेश, ये सब विधि हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय, हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय, ये सब क्या है बच्चों? ये सब विधि हैं। कुछ रूढ़ी हैं, कुछ प्रथाएं हैं, कुछ परंपराएं हैं, ये सब क्या है बच्चों? ये सब विधि हैं। कोई दिक्कत नहीं है, विधि है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अनुच्छेद 13 आपको पता है क्या कहता है? अब किसी भी विधि का न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को है। यानी संसद कोई भी विधि बनाए, या जो संसद ने कोई संस्था, जैसे संसद ने बनाई है ट्राई या IRDA बनाई या सेबी बनाई, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये संस्था शेयर बाजार को कंट्रोल करती है। अब ये जो संस्था बनी, ये एक प्राधिकारी संस्था है, राज्य है, इसने कोई ऐसा कानून बना दिया कि भाई शेयर बाजार में केवल और केवल एक विशेष धर्म के लोग ही निवेश करेंगे, और नहीं करेंगे। तो ये तो क्या हुआ? अनुच्छेद किसका? धर्म जाति मूल भेदभाव 15 का उल्लंघन हो गया। जब 15 का उल्लंघन हो गया तो सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा और इस कानून को वहीं का वहीं समाप्त कर देगा। तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है संसद द्वारा बनाई गई विधि की, या संसद ने जो संस्थाएं बनाई गई है उनकी विधि की, या जो परंपराएं हैं
जो प्रथाएं हैं, जो नियम है, उपनियम है, उन सभी की पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। इसलिए बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 13 को सुप्रीम कोर्ट के लिए भाग 3 का सजग प्रहरी। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ये पूछा गया था किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को संविधान का या कल मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी स्थापित किया गया है। सजग प्रहरी मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट का यह दायित्व है कि वो देखे कि कहीं अधिकार को हनन तो नहीं है। जैसे अभी अग्निपथ योजना है, तो अग्निपथ योजना की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट यह देख सकता है कि क्या इससे देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। अगर हनन हो रहा है तो इस विधि को सुप्रीम कोर्ट जीरो कर सकता है, या जहां तक हो रहा है वहां तक कर सकता है। अगर अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है तो नहीं समाप्त करेगा, है ना। किसान बिल थे, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने ये संविधान के अनुकूल है, इसमें किसी अधिकार को हनन नहीं हुआ है, इसलिए हम कोई छेड़छाड़ करें। एक था न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014, न्यायिक नियुक्ति आयोग शायद 99 संशोधन था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया, रेड पेन लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है, तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो किसी भी विधि की समीक्षा कर सकता है कि क्या वास्तव में वो संविधान के अनुकूल है या नहीं है। अब बात यदि विधि क्या है भाई, इसी बात को लेकर चर्चा हुई। और आप जानते कि संविधान तो पूरा शब्दों का माया जाल है। हमारे वकीलों का स्वर्ग बोलते हैं हमारे संविधान को। स्वर्ग इसलिए बोलते कि आप कितना संविधान पढ़ लो, हम कितना पढ़ लें, समझ में तो केवल बहुत कम आता है। लेकिन जब हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, हमारी समझ में इतना नहीं कि हम वकील बन सकें, तो जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, उसकी समझ में कैसे आएगा। उसको तो वकील करना ही पड़ेगा ना। यही समस्या है संविधान की। हमारे संविधान की समस्या यह है कि आम पब्लिक को समझ में नहीं आएगा, इसलिए वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। खैर, तो विधि क्या है, किसे बोलेंगे विधि। तो मैंने बताया आपको, कोई भी अधिनियम हो, विनियमन हो, आदेश हो, सब क्या है वो विधि है। अब सजग प्रहरी 13 में, याद किसमें सजग प्रहरी 13 में, न्यायपालिका यानी उच्चतम न्यायालय और हाईकोर्ट दोनों। अच्छा, ये देखिए आप, विधि क्या है। बात ये कि विधि क्या है और किस विधि की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। विधि क्या है, ये सबसे पहला मामला आया था शंकर, क्या नाम का, शंकर साहनी। साहनी बनाम भारत, शंकरी प्रसाद, शंकर साहनी का नाम शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद जानते होंगे, संविधान लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आने वाला पहला सबसे बड़ा केस शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ 1951 का मामला। कब का, 1951 का मामला है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला यह हुआ कि क्या संविधान संशोधन विधि है या नहीं है, यानी संविधान संशोधन जो किसमें, अनुच्छेद 368 में है, 368 में संविधान संशोधन, क्या संविधान संशोधन विधि है या नहीं है। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में यह कहा गया 1951 में, संविधान में किया गया संशोधन विधि नहीं है, विधि नहीं है। क्योंकि विधि तो केवल यह है कि भाग 13 में विधि उसे कहा गया है जो संसद या विधानमंडल साधारण विधि यानी साधारण बहुमत से, साधारण प्रक्रिया से जो कानून बनाता है, जो अधिनियम बनाता है, वो विधि है। जैसे जब सेबी बनाई होगी तो विशेष अधिनियम थोड़ी होगा, कोई संशोधन तो नहीं करना पड़ा ना। जीएसटी आया, संविधान में संशोधन करना पड़ा, साधारण विधि नहीं है। साधारण विधि क्या है, जैसे हमने ट्राई बनाया, LIC कंपनी अधिनियम बनाया, है ना, कंपनी अधिनियम बनाया, और चीजें बनाई हमने, जैसे किसी का नाम बदला, किसी राज्य का, कोई नया राज्य बनाया, तो साधारण विधि से बनाया है। तो कहा कि साधारण विधि वास्तव में विधि है। साधारण प्रावधान के साथ, साधारण बहुमत के साथ
साधारण जो तरीके से जो विधि बनाई जाती है वही वास्तव में विधि है, जबकि संविधान संशोधन के लिए तो अलग से प्रावधान किया गया है, इसलिए विधि नहीं है। तो यानी जब विधि नहीं है तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस विधि की समीक्षा नहीं कर सकता, कि सुप्रीम कोर्ट केवल किसकी समीक्षा करेगा, जो विधि है, और संविधान संशोधन क्या विधि है ही नहीं। तो यानी संविधान संशोधन जो होगा सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। यह शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। स्पष्ट होगी बात कि विधि क्या है, आप यहां रख देते हैं कि विधि क्या है। यानी अभी संविधान संशोधन क्या है, विधि नहीं है। अगर विधि होता तो सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करता और किसी भी संविधान संशोधन को पूर्णतः शून्य घोषित कर सकता था। अब क्या कहा इसने, विधि नहीं है तो समीक्षा नहीं होगी, जब नए पुनर्विलोकन नहीं होगा तो शून्य भी नहीं होने का। यह बात 1951 की है, 1951 की। 1965 में दूसरा मामला आया, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, बनाम राजस्थान राज्य, 1965 का मामला। इस मामले में भी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के निर्णय को ही दोहरा दिया। क्या कर दिया, निर्णय को ही दोहरा दिया, ताकि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, संविधान संशोधन विधि नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा नहीं कर सकता। ये मामला आया। लेकिन अब बात आगे बढ़ी थोड़ी सी और। 1967 2 साल के बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, कौन सा, पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बनाम का मतलब है कि जो सज्जन सिंह केस है वो केस राजस्थान सरकार के खिलाफ दाखिल हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना निर्णय दिया। ये केस पंजाब सरकार के खिलाफ दाखिल हुआ था। खैर, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन भी विधि है, यह भी अन्य की तरह ही क्या है, विधि है। यानी संविधान संशोधन क्या है, विधि है, और सुप्रीम कोर्ट इसका पुनर्विलोकन कर सकता है। अब उस समय प्रधानमंत्री कौन बन गई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 67 में। उसमें वो गूंगी गुड़िया कहलाती थी, कुछ बोलती नहीं, चुपचाप रहती थी, बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल एकदम। तो खैर प्रधानमंत्री ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोली, कि जनाधार कमजोर था। तो इस केस में ये इंपॉर्टेंट बात होगी कि जो संविधान संशोधन है ना, जो संविधान में संशोधन किया गया है, वो संविधान संशोधन क्या है, विधि है। जैसी कि अन्य विधि हैं जो संसद बनाती है, उसी तरह संविधान संशोधन भी विधि है, और इसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट इसको भी समाप्त कर सकता है। ये किसने कहा, ये इस केस में कहा गया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। ये निर्णय इसलिए दिया गया बच्चों कि इन्होंने कहा इस केस में, और ध्यान रखना ये केस, इस केस में दूसरी सबसे बड़ी बेंच 6 और 5 जजों की बेंच बैठी थी, 6 और 5 11, इसमें 11 जज बैठे थे। संवैधानिक बेंच हमेशा बच्चों ध्यान रखना और नंबर में बनती है, विषम संख्या में बनती है। 3 की बनेगी, 5 की बनेगी, 9 की बनेगी, 11 की बनेगी, और फिर 13 की बनेगी। केशवरन भारती बनाम केरल राज्य, केशवरन भारती बनाम केरल, उसमें 13 जजों की बेंच थी, सबसे बड़ी बेंच 13 की थी। 13 जज इसलिए बैठे थे क्योंकि जो निर्णय था, इस निर्णय की समीक्षा करनी थी। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 137 के तहत अपने खुद के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार है, उससे कोई छीन नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 137 के तहत अपने खुद के निर्णय की दोबारा से समीक्षा करने का अधिकार है, बशर्ते जो अगली बेंच बैठेगी वो पिछली बेंच से बड़ी होगी। तो यहां पर कितने जज थे, 11 जज थे, 6-5 से निर्णय आया था। यहां पर कितने बैठेंगे, 13 बैठेंगे। तो जो निर्णय केशवरन भारती बनाम केरल राज्य में आया, अगर इसकी समीक्षा नहीं करी जाएगी तो कितने बैठेगी, 15 की बैठेगी, 14 की बैठेगी, 15 की बैठेगी, ताकि पूर्ण बहुमत से निर्णय आ सके।
अगर 14 हो गया, 7 इधर, 7 तो थोड़ी निर्णय हुआ। और तो जब भी विषम संख्या होगी तो निर्णय हमेशा बहुमत से होगा। तो 13 के बाद अब कौन सी बेंच बैठने वाली है? 15 जजों की बेंच बैठेगी। तब भी अगर वो कब बैठेगी? जब केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले की सुनवाई या दोबारा से उसकी समीक्षा होगी, तब बैठेगी। तो इस राज्य में देखिए संविधान संशोधन क्या है? विधि है, और सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है, इसलिए वह विधि शून्य हो सकती है। यह बात इसमें आ गई। अब क्या हुआ? इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे अपनी छवि को बढ़ाया और आगे बढ़ती गई। इंदिरा गांधी ने 1971 में 24वां संशोधन किया। कौन सा संशोधन? 24वां संशोधन किया। 24वें संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने 1971 में अनुच्छेद 13 4 जोड़ दिया और यह कह दिया कि संसद संविधान में जहां चाहे परिवर्तन कर सकती है, और संविधान में किया गया संशोधन भाग अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं है, विधि नहीं है। ये कहां जोड़ दिया गया? ये जोड़ दिया गया 13-4 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंदिरा गांधी ने सब पलटा मार दिया कि संसद चाहे तो संविधान में कहीं पर भी संशोधन कर सकते, इसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। क्यों है? कि अनुच्छेद 13 के तहत यह विधि नहीं है। संविधान संशोधन क्या है? वो विधि नहीं है। जब विधि नहीं है तो समीक्षा करने का अधिकार ही नहीं है, है ना। तो कागे इन्होंने इंदिरा ने तर्क दिया कि संसद जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जनता ने संविधान लिखा है। आप प्रत्यक्ष लिखाओ कि हमारी जो संप्रभुता वो अंतिम कहां निहित है? वो जनता में निहित है। तो जनता को अपना संविधान बदलने का, उसमें परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है। इसे सुप्रीम कोर्ट भी सीमित नहीं कर सकता। ये इंदिरा गांधी जी का तर्क था। अब तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। अब नया केस कौन चलेगा? अब नया केस था केशवानंद भारती। तो ये तो बात ध्यान रखिएगा। अब ये सब डेट याद रखिए। 1965 का कौन सा मामला है? सज्जन सिंह का मामला। ये कब का मामला? गोलकनाथ का 61 का। 24 संशोधन कब क्या? 1971 का, है ना। 24, 25 और 26 संशोधन इंदिरा गांधी ने तबाड़तोड़ तरीके से किए थे। 24वां भी, 25वां, 26वां भी एक साथ करे सब। 71 में, 72 में लगातार करती है। तो उसके पास असीमित पावर थी उस समय। वास्तविक जो था ना डिक्टेटरशिप, तानाशाही, वो इंदिरा गांधी के पास, जो आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहलाती हैं। चलिए देखते हैं। अब बात आती है 71 के बाद 1973 की, 73 की। केस नाम था केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस। भारती बनाम केरल राज्य है। ये मैंने आपको केस पहले बताया भी है। केशवानंद भारती की मृत्यु अभी कोरोना काल में हुई थी। एक वो थे, संत थे, साधु थे, जो आश्रम चलाया करते थे, और इनकी भूमि को लेकर उन्होंने केस दायर किया था, और पालकी वाला इनके वकील थे। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। 13 जज बैठे थे। कितने? 13 जज। निर्णय कितने से आया था? 7 और 6 के बहुमत से, 7 से। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यम मार्ग निकाला, ताकि देखो ऐसे तो हम लड़ते रहेंगे। संसद यानी विधायिका और सुप्रीम और क्या नाम, न्यायपालिका में लड़ाई होती रहेगी। कहा कि संसद को संविधान में कहीं भी संशोधन करने का अधिकार है, नो डाउट। उसने इंदिरा गांधी के तर्क को स्वीकार कर लिया और 24वें संशोधन को मान्यता प्रदान कर दी, है ना। ये पूछा गया है 24वें संशोधन को किस न्याय निर्णय में मान्यता प्रदान करेगी? इस वाले निर्णय में 1973 में कहा कि 24वां संशोधन वैध है, कोई दिक्कत नहीं है। संसद को संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, चाहे मौलिक अधिकारी क्यों ना हो, संशोधन करने का अधिकार है, बशर्ते वो संविधान के मौलिक ढांचे को, हम आधारभूत ढांचा बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा, इसे नहीं बदल सकती। अब भैया आधारभूत ढांचा क्या है?
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हम बताएंगे। ढांचा क्या है? मौलिक अधिकार ढांचा है, नहीं बदल सकती, है ना। सुप्रीम कोर्ट की पावर, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको नहीं बदल सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक निर्णयों में, कई सारे न्यायिक निर्णयों में बहुत सारी बातों को स्पष्ट कर दिया। जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन खुद संविधान का मूल ढांचा बताया गया है, तो उसमें भी संसद किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी क्या कहा, अब कोई बात नहीं, संशोधन कर सकती है पर मूल ढांचा ना बिगाड़े। अब भाई मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा हम बताऊंगे क्या है, कि हम संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। राष्ट्रपति के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो आधारभूत ढांचा किस में दिया? इस वाले केस में दिया। तो ये बात होगी बच्चों अनुच्छेद 12 की और 13 की, 12 की और 13 की। आपको बात याद रहनी चाहिए। देखो कहां से हमने स्टार्ट किया था, याद है आपको? चलिए देखते चलते हैं, एक रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 12-13 राज्य की परिभाषा देता है, कौन कौन से भाग राज्य के ये बताता है, राज्य क्या होता है ये मैंने आपको बताया, कहां कहां राज्य का उल्लेख है ये मैंने आपको बताया। भाग 4 में 36 में, अनुच्छेद 36 में भाग 4 और अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा है। फिर नेक्स्ट है कि भाग 12 अनुच्छेद 12 क्या है? भारत सरकार कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य नहीं है। यानी भारत सरकार के सारी संस्थाएं क्या है? राज्य हैं। स्टेट गवर्नमेंट की सब संस्थाएं क्या है? राज्य हैं। स्थानीय मैंने पता आपको प्राधिकारी, पंचायत सब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है। पुलिस भी क्या है? राज्य है। अन्य प्राधिकारी जो ट्राई है, सेबी, ये सब क्या है? राज्य है। इन्हीं के विरुद्ध अधिकार आपको प्राप्त है। अगर ये कोई भी संस्था आपका अधिकार छीनती है तो आपको अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जाने का आदेश है। और ये देखो, ये मौलिक अधिकार ना जो 32 देता है हमको, कितना अच्छा है। साधारण कार्ड पर लिखकर आप अपने अधिकार के हनन की याचिका दायर कर सकते हो। उसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, 13 3 पार्ट बताए मैंने आपको। 13 के 3 पार्ट हैं, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4 भी है, लेकिन 13-4 निष्प्रभावी हो गया है। कैसा हो गया? निष्प्रभावी हो गया है। तो 13-1-2-3 इसमें क्या क्या, ये सब मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्या था? 13 में ये सिद्धांत दे रखे हैं, भूतलक्षी प्रभाव, आच्छादित सिद्धांत और सुषुप्ता का सिद्धांत। 13 में क्या है? ये संविधान विधियां हैं। उसके बाद की इसमें 2 सिद्धांत है, पृथक्करण सिद्धांत और आच्छादन सिद्धांत। विधि क्या है? ये 13-3 में है। ये केस याद रखो कब का है? 1951 का सबसे पहला केस है। इसी केस है ना, जो हमारा जो नौवीं सूची थी वो इसी में ही वो डाली गई थी ना, तो केस इसके बाद हुआ था। जो नौवीं सूची शामिल करी गई थी उसी को चुनौती दी गई थी इस वाले केस में। फिर 2 केस दिए, 65 का है और 67 का है ना, और 24वां संशोधन है फिर आपका। और फिर तो केस में बताया था आपको 1973 का है। इसी केस में 24 संशोधन को मान्यता प्रदान करी गई थी। ठीक है बच्चों, ये था आपका 12 और 13। जो हमारी नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखना बच्चों, जो नेक्स्ट क्लास है वो होगी हमारी अब पूर्णतः फंडामेंटल राइट्स पर। यानी अब हम जो पढ़ेंगे वो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 यानी समानता का अधिकार पढ़ेंगे। किसका? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार एक ही वीडियो में लेंगे। समानता शब्द कहां से आया, समानता कितने प्रकार के संविधान में शामिल है, समानता कैसा राजनीतिक न्याय है, समानता आने से समाज में क्या होगा, समानता अगर नहीं है तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह की बातें जो हम इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। 14, 15, 16, 17 और 18 ये एक वीडियो मिलेंगे आपको। उसके बाद जो वीडियो होगी उसमें आपको पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार मिलेंगे। ठीक है, जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, आपको बहुत अच्छी सूचनाएं मिलती रहेंगी लगातार। और जो लगातार देख रहे हैं वो कमेंट्स और लाइक जरूर करें। देखो लाइक बनता है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे प्यार मोहब्बत करते हैं, स्नेह करते हैं, सम्मान करते हैं, वो लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत। आपका पूरा जीवन शुभ हो, जिसमें आप देख रहे हो वो पूरा दिन आपका शुभ हो और आप जो चाहें वो आपको मिले। ये हमारी इच्छा है, भगवान से भी ये हमारी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।